हेलो प्यारे बच्चों। तो आप लोग बच्चों लेक्चर 6 पढ़ चुके होंगे और उस लेक्चर में मैंने पहला आपका अणु संख्य गुणधर्म समाप्त कर दिया है और उसमें मैंने परासरण दाब टॉपिक पढ़ाया, परासरण दाब के नियम पढ़ाया और बायल वानठाफ का नियम, चार्ल्स वानठाफ का नियम, फिर तनु विलयन का समीकरण, समपरासारी विलयन, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको करा दिया गया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं किया होगा, नहीं देखा होगा बच्चों, तो पहले उसको आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए मैं एक एक टॉपिक वाइज जो है लेक्चर बना रहा हूं, ताकि एक जब लेक्चर आप पढ़ें, एक टॉपिक पढ़ें, तो आपका एक कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो जाए। तो आज हम लोगों का 7वां लेक्चर है बच्चों ये, और इस लेक्चर में आपको दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, जिसको हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये अणुसंख्य गुण है। तो सबसे पहले यानी इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, द्रवों का वाष्प दाब और राउल्ट का नियम यहां पढ़ना है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले ये जानिए कि द्रवों का वाष्प दाब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स किसे कहते हैं, द्रव किस प्रकार द्रव के ऊपर वाष्प जो है दाब उत्पन्न करता है। देखिए, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प अवस्था के बीच, द्रव और उसकी वाष्प के बीच साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, किसी ताप पर यानी कोई भी टेम्परेचर हो, द्रव और उसकी वाष्प के बीच, द्रव है और जो भी वेपर बन रही है उसके बीच साम्य की अवस्था में यानी इक्विलिब्रियम पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहलाता है। फिर अब देखिए कि अगर अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति है किसी विलायक में, अगर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाकर के विलयन बनाया गया है, तो कैसे वाष्प दाब में अवनमन आ जाता है, कमी आ जाता है। बच्चों इसको आप ध्यान से समझिएगा। अवनमन मतलब होता है कमी। जैसे आप सोचिए कि पानी है और पानी का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसमें अगर हम लोग कोई ऐसा अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, जैसे कि अगर हम उसमें तेल मिला दें या फिर कोई ऐसा जो कि नॉन वोलाटाइल हो, वाष्पित नहीं होता हो, ग्लूकोज मिला दें, यूरिया मिला दें, तो मिलाने से होगा क्या कि वो उसके वाष्पन में अवरोध उत्पन्न करेगा। जब वाष्पन में अवरोध उत्पन्न करेगा तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी। देखिए कैसे, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में वाष्प दाब में अवनमन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अवाष्पशील विलेय को किसी शुद्ध विलायक में मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब सदैव कम हो जाता है। विलायक का वाष्प दाब किससे कम हो जाता है, विलयन से। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब विलयन से सदैव कम हो जाता है। विलयन के वाष्प दाब को यदि हम लोग पीएस से प्रदर्शित करें और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यदि P0 से प्रदर्शित करें तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, यानी वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। तो लिखते हैं P0 माइनस PS, जहां P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब आपको पता चल गया कि वाष्प दाब में अवनमन किस वजह से हुआ, ये जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है इसी को जब विलायक में मिलाते हैं तो यही अवाष्पशील विलेय पदार्थ वाष्पन में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके वजह से विलायक का वाष्प दाब विलयन से कम हो जाता है। इसको वाष्प दाब का अवनमन को P0 माइनस PS से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, तो आप देखिए डेफिनेशन क्या है, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को
वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फिर से डेफिनेशन देखिए, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? तो वाष्पदाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक, इसको लिख सकते हो, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? वाष्पदाब का अवनमन तथा, तो वाष्पदाब का अवनमन क्या है? पी नॉट माइनस पी एस, तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या है बच्चों? पी नॉट है। तो लिख सकते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यही हमारा फार्मूला होता है, यही वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन होता है। बच्चों इसको नोट करेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ पे, किस प्रकार से राउल्ट का नियम फॉलो करेगा सॉल्यूशन में। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राउल्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, राउल्ट का नियम। वैसे आपको पता है कि इस विलयन वाले चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए राउल्ट्स लॉ क्या है बच्चों। राउल्ट ने कहा था कि 2 या 2 से अधिक द्रव से मिलकर बने कोई मिश्रण होगा, तो वो 2 या 2 से अधिक द्रव से मिलकर, इसमें ठोस की बात नहीं की जा रही है, 2 या 2 से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब। ठीक है, 2 या 2 से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। तो देखिए किसी मिश्रण का, मान लिया कि मिश्रण में ए बी सी ये सब शुद्ध द्रव उपस्थित हैं, तो राउल्ट के नियमानुसार पीएम यानी मिश्रण का वाष्प दाब, एम फॉर मिक्सचर, मिश्रण का वाष्प दाब बराबर पी डैश ए प्लस पी डैश बी प्लस पी डैश सी प्लस पी डैश डी, ऐसे ही करके लिखेंगे डॉट डॉट। यानी पी डैश ए, पी डैश बी, पी डैश सी क्या है? क्रमशः ए बी सी के आंशिक वाष्प दाब है। यानी अगर किसी विलयन में, अगर किसी ऐसे विलयन का निर्माण हुआ है जिसमें बहुत सारे द्रव पदार्थ हैं, 2 या 2 से अधिक द्रव पदार्थ हैं, तो उन समस्त द्रवों का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, उन सबका आंशिक वाष्प दाब यदि जोड़ दिया जाए तो मिश्रण के वाष्प दाब के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। जैसे कि गैसों में था डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, कि किसी बर्तन में जितने भी प्रकार की गैसें हैं उनका समस्त गैसों का आंशिक दाब जो होता है वो कुल दाब के बराबर होता है। उसी प्रकार किसी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक जो भी द्रव पदार्थ हैं उन सबके आंशिक वाष्प दाबों का योग मिश्रण का वाष्प दाब होता है। अब देखिए बच्चों यहां पे आपने देखा कि पी डैश ए जो है वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर है। इसका मतलब यहां देखिए डेफिनेशन चेंज हो रहा है, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, यानी अगर हम सबका आंशिक वाष्प दाब निकालें तो आंशिक वाष्प दाब कैसे निकलेगा? आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, तो जैसे ए है तो ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है? पी नॉट ए। यहां लिख दिया है पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी नॉट सी, क्रमशः ए बी सी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मोल प्रभाज का गुणक होता है। जैसे एक्स ए क्या है बच्चों? मोल प्रभाज है। किसका? ए का मोल प्रभाज है। तो अगर हमको किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब ज्ञात करना है तो उसी द्रव का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा और जो उस विलयन में उसका जो मोल प्रभाज होगा उससे यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चों आंशिक वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो चलिए देखिए यहां पे मैंने सारा चीज लिख दिया है। पीएम इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? पी डैश ए, और पी डैश ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट सी इंटू एक्स सी प्लस डॉट डॉट ऐसे छोड़ देंगे। फिर देखिए पीएम इज इक्वल टू
पी नॉट ए इंटू एक्स ए है यहाँ पे, और एक्स ए बच्चों होता है मोल प्रभाज किसका, ए का मोल प्रभाज है, तो ऐसे लिखेंगे पी नॉट ए इंटू यहां पे होता है बच्चों एन ए अपॉन, यानी जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट डॉट प्लस। अब मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखूंगा तो आपको दिखाई देगा। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ सके, ठीक है। इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, पी एम इज इक्वल टू क्या था, पी डैश ए प्लस पी डैश बी प्लस पी डैश सी प्लस डॉट डॉट। पी डैश ए की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बच्चों पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट सी इंटू एक्स सी प्लस डॉट डॉट। देखिए आगे पी एम इज इक्वल टू पी नॉट ए, अब इसका आपको निकालना है मोल प्रभाज, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट डॉट प्लस आगे देखिए क्या होगा पी बी, तो पी नॉट बी इंटू एन बी, अब बी का मोल प्रभाज है तो बी एन बी को ऊपर रखेंगे, बाकी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट डॉट प्लस पी नॉट सी इंटू क्या होगा, देखिए एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। यहां हम चूंकि जानते हैं बच्चों कि n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम होता है, तो यहां और भी चाहे तो आप इसमें देख सकते हो कुछ परिवर्तन, यहां लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई एम का मतलब डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू सी अपॉन एम सी प्लस डॉट डॉट प्लस पी डॉट बी इंटू, यहां बच्चों क्या लिखोगे डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बाई एम तो एम बी अपॉन, फिर लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू सी अपॉन एम सी प्लस डॉट डॉट प्लस पी नॉट सी इंटू डब्ल्यू सी अपॉन एम सी अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू सी अपॉन एम सी प्लस डॉट डॉट, और आगे भी डॉट डॉट दिखा सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों निकाला जाता है मिश्रण का वाष्प दाब। तो आप लोगों को उम्मीद होगा बच्चों समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा 2 बार 3 बार वीडियो लेक्चर आप देखिएगा, निश्चित बच्चों समझ में आएगा। तो बच्चों देखिए नोट में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यदि वाष्प अवस्था में विलायकों के मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, वाष्प अवस्था में विलायक का मोल प्रभाज, ये x डैश ए से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो राउल्ट का नियम अप्लाई करेंगे, और आपको पता है ये फार्मूला अभी बताए हैं कि P डैश ए यानी आंशिक वाष्प दाब बराबर उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे मोल प्रभाज। ये आपको पता है बच्चों, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये होता है P डैश ए इज इक्वल टू मिश्रण का वाष्प दाब या मिश्रण का दाब, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब इनटू x डैश ए, और x डैश ए क्या है, गैसीय मिश्रण में मोल प्रभाज है या वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज है। इस वैल्यू को उठा के अगर यहां रख दें तो फार्मूला देखो बच्चों बनेगा Pm इंटू एक्स डैश ए बराबर P नॉट ए इंटू एक्स ए, जहां Pm क्या है विलयन का वाष्प दाब या मिश्रण का वाष्प दाब, x डैश ए क्या है ये गैसीय मिश्रण में मोल प्रभाज है, ठीक है। P डैश ए क्या है बच्चों, P नॉट ए क्या है बच्चों, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब है, इंटू एक्स ए क्या है, ये एक्स ए का यानी विलायक ए का मोल प्रभाज है, किसमें, विलयन में, ठीक है, और ये गैसीय मिश्रण में, दोनों ए का ही मोल प्रभाज है, लेकिन ये विलयन में है और ये गैसीय मिश्रण में है, इसको याद रखेंगे बच्चों। एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठोस द्रव
मिश्रण के लिए राउल्ट का नियम कैसे अप्लाई होता है उसको देख लेंगे। लास्ट हमारा ये टॉपिक होगा इसका, राउल्ट के नियम का। बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है इस पे जनरली ज्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठोस द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का क्या नियम होगा। ठीक है, द्रव द्रव का हो गया। अब देखिए क्या है, वाष्प का भी हो गया। अब यहाँ पे ठोस द्रव का अगर विलयन है तो उसके लिए राउल्ट क्या कहता है कि राउल्ट के नियमानुसार वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही ना होता है विलेय का मोल प्रभाज, यही हमारा बच्चों फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं ठोस द्रव विलयनों के लिए क्या क्या निकालेंगे, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन ज्ञात कर सकते हैं, या किसी भी विलयन का वाष्पदाब ज्ञात कर सकते हैं, या शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए, यदि तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा। तनु विलयनों के लिए ध्यान दीजिए, तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, जनरली राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है। देख लिया जाए, विलयन यदि डाइल्यूटेड है तो तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा। तनु विलयनों में विलेय की मात्रा जो n है, तनु विलयनों में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है बच्चों। कम होने के कारण यानी लिख सकते हैं विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए ये दोनों का मिक्सचर है तो इसकी मात्रा इतनी कम है कि हम इसको n लिख सकते हैं, यानी कह सकते हो अतः n प्लस n लगभग जो है बच्चों ये बराबर है किसके, n के। मतलब इसकी मात्रा इतनी कम है, जैसे चीनी और पानी बहुत ज्यादा है, 1 ड्राम पानी है और उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दिया, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो लोग क्या समझेंगे, पानी ही है वो। यानी इसकी मात्रा इसकी तुलना में इतनी छोटी है कि इन दोनों के मिक्सचर को n के बराबर लिख दिया हमने। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N। जनरली इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करके निकालेंगे, लेकिन ये फार्मूला तभी प्रयोग करना जब दिया हो कि विलयन कैसा हो, तनु हो। इसमें आप जानते हो n बराबर W/m P0 माइनस PS अपॉन P0। इससे कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगा, W/m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, यानी P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M अपॉन हो जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इस तरीके से बच्चों आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, यही वैल्यू यहां भी रख सकते हैं। ये दोनों में प्लस है, इस वजह से इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा बच्चों। तो इस फार्मूले का प्रयोग आप लोग तभी करना, क्योंकि इससे और इससे आप करोगे दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो जनरली आपको यही फार्मूला लगाना है, लेकिन अगर विलयन बहुत अधिक तनु है तब इसका प्रयोग करेंगे, अगर कहा जाएगा तब। तो राउल्ट का नियम ये लगेगा ठोस द्रव विलयनों के लिए। हम इसका सरलतम व्यंजक बच्चों आपको बता देते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, और उससे भी आप करेंगे तो यही सेम आंसर आएगा जो आप करेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n से। इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं राउल्ट नियम का गणना हेतु सरलतम व्यंजक। आज मैं इस पे बच्चों न्यूमेरिकल इस लेक्चर में नहीं कराऊंगा,
इस लेक्चर में राउल्ट का नियम पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पे किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए पहले पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन है। इसको उलट दीजिए, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन प्लस एन अपॉन एन। क्या आएगा, इसको डिवाइड करिए, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, डिवाइड करिए, एन अपॉन एन करेंगे तो 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन एन, इसको इधर माइनस कर देते हैं बेटा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। माइनस करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस आएगा तो ऊपर क्या मिलेगा, पी नॉट माइनस अपॉन 1 मान लीजिए आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी नॉट और ये हो जाएगा प्लस पी एस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ये दोनों वैल्यू कट गई बच्चों, बचेगा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। यहां से चाहें तो आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं या इसको उलट दीजिए बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, चूंकि n इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इसमें रख दीजिए तो आपकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हो जाएगा आपका गणना करने के लिए सरलतम व्यंजक, जिसपे आंसर आप बच्चों बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। राउल्ट के नियम की लिमिटेशन, सीमाएं बच्चों आप लोग खुद लिखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सीधी सी बात। पहला, यह उस विलयन के लिए बिल्कुल लागू नहीं होता जिसमें किसी विलेय पदार्थ को घोला जाए और वो विलेय पदार्थ उसमें जाने के बाद, विलयन में या विलायक में जाने के बाद उसमें जुड़ जाए यानी संगुणित हो जाए, या जाने के बाद टूट जाए यानी वियोजित हो जाए। तो वियोजन अथवा संगुणन रखने वाले किसी विलेय पदार्थ को यदि हम लोग किसी विलायक में डालते हैं तो ऐसे विलयनों पर राउल्ट का नियम अप्लाई नहीं होता है। तो आप लोग बच्चों राउल्ट के नियम की सीमाएं खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे राउल्ट के नियम पर न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।